दो वेक्टर्स को ऐड करने का भाई हमने क्या तरीका लिखा, एक वेक्टर ए ये है, एक वेक्टर बी ये है, इन दोनों को ऐड करने का तरीका क्या लिखा भाई, हेड टू टेल ज्वाइन कर दो, इन दोनों वेक्टर्स को डिस्प्लेस करो सच दैट, कैसे ज्वाइन होते हैं, हेड टू टेल, फिर जो तीसरा वेक्टर होगा जो फ्री टेल से फ्री हेड को ज्वाइन कर रहा होगा, इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। यही है भाई अपना कंसेप्ट ना, इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। तो पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है भाई, इसी को एक्सटेंड करा दो। अब पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कर रहा है, इस चीज को एक्सटेंड कर दो। अगर देर आर मोर देन टू वेक्टर्स टू बी एडेड, देन ज्वाइन ऑल द वेक्टर्स सच दैट, कैसे ज्वाइन हो सारे, हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल सारे ज्वाइन करते चले जाओ, फिर फाइनल जो फ्री टेल और फ्री हेड बनेंगे उनको ज्वाइन करके पॉलीगन को कंप्लीट कर दो। क्या क्या कहता है भाई पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हटा देते हैं भाई, तो ट्राइंगल रूल था। टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू वेक्टर, ज्वाइन all the vectors, ठीक है, such that head of one is with tail of another, ठीक है, एंड सो ऑन। एक का हेड दूसरे के टेल के साथ ज्वाइन हो, ऐसे ही ज्वाइन करते चले जाओ, ठीक है। तो एक का हेड दूसरे के टेल के साथ ज्वाइन हो, इस तरीके से बस क्या करना, उसको ज्वाइन करते चले जाना। फिर उसके बाद फाइनली क्या करना, फाइनली फ्री टेल और फ्री हेड को ज्वाइन कर देना, ठीक है। नाउ कंप्लीट द ज्वाइन पॉलीगन, नाउ कंप्लीट द पॉलीगन in joining free tail to the free head. Now complete the polygon joining the free tail to the free head. ठीक है, फ्री टेल को फ्री हेड से ज्वाइन करते हुए पॉलीगन को क्या करो, कंप्लीट कर दो। ठीक है, नाउ कंप्लीट द पॉलीगन जॉइनिंग द फ्री टेल टू द फ्री हेड। दिस न्यू वेक्टर फ्रॉम फ्री टेल टू फ्री हेड इज नोन एज रिजल्टेंट। भाई मैंने थोड़ा सा उसमें लिखा है, पढ़ने में तो आ रहा है सबको, क्या लिखा है भाई मैंने, है ना, पढ़ने में आया भाई सबको, सब मैंने क्या लिखा है, टू find the resultant of more than two vectors, join all the vectors such that head of one is with tail of another। एक का हेड दूसरे के टेल के साथ जुड़ा हुआ हो, हेड ऑफ वन वेक्टर इज विद द टेल ऑफ अनदर। तो इस तरीके से इनको ज्वाइन करते चले जाओ ज्वाइन, ठीक है। और फिर फाइनली क्या करो, पॉलीगन को कंप्लीट कर दो, फ्री टेल से फ्री हेड को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, फ्री टेल को फ्री हेड से ज्वाइन करते हुए नाउ का पॉलीगन कंप्लीट कर दो। ये जो नया वेक्टर होगा यही क्या रहेगा, अपना रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा। लिखो इसको, polygon triangle is a special case, polygon of three side is triangle, triangle is a special case, polygon of two side three side is a polygon triangle ना, ये जनरल है।
लिखो भाई। नहीं नहीं, कैसे भी हो अर्नव, करण ज्वाइन करते चले जाओ। कैसे भी हो सबको ज्वाइन करते चले जाओ। लिखा? ठीक है, क्या कह रहे हैं हम? भाई कितने भी वेक्टर्स हो, ए बी सी, कैसे भी वेक्टर्स हो, सबको एक के बाद एक ज्वाइन करते चले जाओ। कितने भी वेक्टर्स हो, तो जब जैसे 4 वेक्टर्स थे, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया भाई एक के बाद एक। फिर ये जो बचेगा फाइनल, फ्री टेल से फ्री हेड को ज्वाइन करूंगा, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल जाएगा। ठीक है, फ्री टेल से फ्री हेड को ज्वाइन कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे? रिजल्टेंट वेक्टर आर। क्लियर है ये बात? ठीक है, सारे वेक्टर्स को जिनको ज्वाइन करना है, फ्री टेल से फ्री हेड को ज्वाइन करते चले जाओ, करते चले जाओ। फाइनली जब फ्री टेल और हेड बचेगा, उनको आपस में ज्वाइन कर दो, क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर। क्लियर है भाई? क्लियर है बात ये? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताओ भाई। जैसे ये 3 वेक्टर्स हैं, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए। 3 वेक्टर्स है, तीनों का मैग्नीट्यूड ए, तीनों का वेक्टर, 3 वेक्टर्स हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है? ए और ए, और 90 डिग्री पे है तीनों। तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए, एक तो भाई तुम्हें दिखाई दे रहा है, भाई तुम बोलोगे ये राइट वाला और लेफ्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, बस रिजल्टेंट ऊपर वाला रह गया। ठीक है, ठीक है, रिजल्टेंट बस ऊपर वाला रह गया। या फिर बस इनको भाई ज्वाइन करते चले जाओ, देखो क्या बनेगा। पहला वाला ऐसा आएगा, अगला वाला इसको ऊपर हेड के ऊपर प्लेस कर दो, ये ऐसा आएगा। फिर अगला वाला कैसा आएगा? वापस ऐसा आएगा, सेम मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया भाई, ऐसे आगे बढ़ा, इधर बढ़ा, तो स्क्वायर के 3 साइड बन गए। स्क्वायर के 3 साइड बन गए, रिजल्टेंट क्या होगा? फ्री टेल से फ्री है। क्या आएगा? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक के बराबर ही आ जाएगी इसकी वैल्यू, है ना? इसकी वैल्यू एक के बराबर ही आ जाएगी। तो इस तरीके से 2 से ज्यादा वेक्टर्स गिवन है, बस उसको फ्री टेल से फ्री हेड ज्वाइन करते चले जाना, तुम्हारे क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल जाएगा। अभी थोड़े से टफ क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ मैं तुम्हें, घबराओ मत। अभी कहो कि हमें टफ क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं भाई, अभी कराएंगे तुम्हें, रुको पहले सिंपल समझो इसको। ये समझ में आया, फिर एक और लेते हैं भाई। चलो एक और इसका फेमस क्वेश्चन लेते हैं, जिस जो हमारा फाइनल रहेगा, जिससे हमें समझ में आ जाएगा। इन्होंने बोला 3 वेक्टर्स है जिनको मुझे ऐड करना है। ये वाला तो सिंपल है, सबको समझ में आया। ये वाला तो सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा, है ना? फिर अब इन्होंने बोला हमें 3 वेक्टर्स हैं जिनको ऐड करना है। 3 वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड 1 2 एंड 3 आर टू बी एडेड। ठीक है, आर टू बी एडेड, द वेक्टर्स आर अलोंग, वेक्टर्स आर अलोंग the sides of equilateral triangle, the vectors are along the sides of equilateral triangle। vectors किस डायरेक्शन में हुई? इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड के अलोंग है, सक्सेसिवली, सक्सेसिवली। मतलब सक्सेसिवली से मेरा मतलब क्या है भाई? पहला वेक्टर
क्या लॉन्ग आएगा, फिर दूसरा इसके लॉन्ग आएगा, तीसरा इसके लॉन्ग आएगा, ठीक है। Three vectors of magnitude are to be added. The vectors are along the sides of an equilateral triangle successively. Find the resultant vector. Find the resultant vector. मैं एक बार तुम्हें ड्रॉ करके भी दे देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज मैंने थोड़ी सी ऐसी लिख दी है। तो भाई तीन वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और मुझे गिवन है कि तीनों वेक्टर्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स के अलोंग है, मतलब डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन कर रखा है। तो पहले तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बना देता हूँ, ABC, है ना। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया मैंने भाई, कितना कितनी लेंथ है, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल है, और ये लेंथ कितनी होती है भाई, 1 1 1। तो मुझे क्या गिवन है भाई, मुझे गिवन है पहला वेक्टर इस डायरेक्शन में है, अगला वेक्टर AB के अलॉन्ग है, अगले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, पहला वेक्टर 1 है, अगले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, वो सेकंड वाली ट्रायंगल के अलॉन्ग है, और जो तीसरा वेक्टर है वो किसके अलॉन्ग है, CA के अलॉन्ग है, ठीक है। तो ये तीन वेक्टर्स हैं, इन तीनों को ऐड करके मुझे रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है, ये अपना टारगेट है। करो, ट्राई करो। क्लियर है ना क्वेश्चन। तीन वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 2 एंड 3 ईच है, उनकी जो डायरेक्शन है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलोंग है, तीनों वेक्टर्स, पहला AB के अलोंग, अगला BC के अलोंग, फिर अगला CA के अलोंग। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। समझ गए। क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है भाई, नहीं है, तुम्हारे सामने मैंने ड्रॉ करके दे दिया है भाई। तो अब तुम्हें इनका रिजल्टेंट वेक्टर, पॉलीगन, रूलर, वेक्टर एडिशन लगाना है, और अपना वो 9 10th वाली ज्योमेट्री लगाओ जितनी लगा सकते हो। 9 10th में तुमने जितनी ज्योमेट्री पढ़ी है सारी ज्योमेट्री लगा दो, ठीक है। इसका रिजल्टेंट ढूंढ के बताओ मुझे कितना है। क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए भाई किसी को। यस, निहारिका करेक्ट है भाई। निहारिका तुम इंजीनियरिंग में हो या इसमें मेडिकल में। मेंस एडवांस मेडिकल, मेडिकल में। जल्दी जल्दी जल्दी।
टाइम लगेगा, ऐसा नहीं, सर नहीं पकड़ो प्रद्युम्न, टाइम लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है। तुम्हारी 9-10 की पूरी ज्योमेट्री आज यूज हो जाएगी, पूरी तो नहीं पर हाँ अच्छी खासी यूज हो जाएगी। तो 1 मिनट और दे रहा हूँ मैं, 9:53 हो रहे हैं, चलो 2 मिनट और देता हूँ। निहारिका तुम इतने एंगल बताओ कितना होगा फर्स्ट वेक्टर से, ये फर्स्ट वेक्टर से एंगल कितना आएगा? क्या स्टार्ट करें? ठीक है स्टार्ट करते हैं भाई। भाई पहला वेक्टर हमें दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लॉन्ग है, तो भाई पहला वेक्टर मैंने 1 लेंथ का बना रखा है। अगला वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे 2 गिवन है और फिर वो BC के लॉन्ग है, ठीक है, फिर वो BC के लॉन्ग है। तो जब तुम इस वेक्टर को कंप्लीट कर दोगे तो तुम्हें साथ साथ ये जज भी करना होगा भाई ये कहाँ तक आ रहा है। देखो ये 2 है, ये 1 है, तो अगर तुमने यहाँ से इसको ज्वाइन करा तो ये 90 डिग्री पे ही फॉल करेगा। कैसे पता? क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, तो और ये एंगल 60 है। ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में ही हो सकता है ना, cos 60 की वैल्यू क्योंकि कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मैच कर रहा है ना, बेस 1 है, हाइपोटेनियस 2 है, एडजेसेंट साइड 1 है, हाइपोटेनियस की साइड 2 है, और cos 60 की वैल्यू हाफ ही होती है, मैच कर रहा है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। भाई पहला पॉइंट क्लियर है सबको, ये 1 है, ये 2 है, तो अगर मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया देन इट विल बी अ 90 डिग्री एंगल, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पाइथागोरस से, √3 आ जाएगी। इतना क्लियर है? सबको क्लियर है भाई इतना? किसी को कन्फ्यूजन है? करण क्लियर है भाई, हाँ। फिर अगला कितना है? अगला 3 यूनिट्स का है, 3 यूनिट्स का है गाइज, अगला 3 यूनिट्स का, और ये 60 डिग्री एंगल है। तो अगला 3 यूनिट्स का है और 60 डिग्री एंगल है, तो ऐसे जा रहा होगा। 3 यूनिट्स का है, 60 डिग्री एंगल है, मतलब ये 30 तो इधर आ चुका है, 30 पे और गया है, 30 पे और गया होगा। देखो इधर 30 आ चुका है और ये टोटल 60 है, इधर 30 ऑलरेडी आ चुका है, तो 30 और गया, 30 और गया, तो देखो एग्जैक्ट सिमेट्री बनी ना। जैसी ये साइड आएगी इधर भी यानी कि 1 साइड आई होगी, इधर भी यानी कि 2 साइड है, टोटल 3 है, तो एक्स्ट्रा आगे तक कितना गया होगा, 1 तक आगे गया होगा। अब तुम्हें निकालना है रिजल्टेंट कितना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, फ्री टेल से फ्री हेड। तो ये वाली वैल्यू येलो वाली कलर की जो लाइन बनाई है मैंने, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना तुमको, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। भाई दिखाई दिया पहले, इतना ट्राइंगल दिखाई दे रहा है तुमको सबको, है ना? ये ट्राइंगल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई किसी पॉइंट में? तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये टोटल 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 60, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 120। 120। तो ये 120 है, और ये वाले ट्राइंगल के बारे में बताना जरा मुझे, क्या बता सकते हो? ये 1, ये 1, एक ट्राइंगल ऐसा, ये 1 है, ये 1 है, तो कैसा ट्राइंगल है, यानी कि ये आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कि दोनों एंगल सेम होने चाहिए, 30-30 हो गए, हाँ, और ये 120 है,
और ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, यानी कि थीटा की वैल्यू 30-30 आ जाएगी। समझे? यानी कि ये वाला एंगल कितना आएगा भाई? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये बात समझ में आई भाई? 30 डिग्री 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब फिर दोबारा बताओ। दोबारा यही चीज, दोबारा यही लॉजिक। दोबारा यही लॉजिक क्या? ये देखो, ये बनाया मैंने, ये बनाया और ये बनाया। ठीक है, ये तीनों मैंने क्रिएट करे। ये 30 डिग्री है, ये वाला भी तो 30 डिग्री था। ये वाला कितना था? 30 डिग्री तो था ये वाला। ये 30 डिग्री है, ये ऊपर वाला भी कितना था भाई? 30 डिग्री था। देखो इस टोटल 60 है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में, टोटल 60 है। आधा ऑलरेडी तुम 30 बोल चुके हो यहाँ पे कि आधा ऑलरेडी 30 है, तो इधर वाला भी बचा हुआ 30 होगा। तो ये वाला ट्रायंगल भी कैसा हो गया भाई? ये वाला ट्रायंगल भी जो मैं बनेगा ऊपर वाला बड़े वाला, ये वाला ट्रायंगल भी कैसा रहेगा? दिस इज 30 डिग्री। आइसोसेलेस रहेगा। ये भी आइसोसेलेस रहेगा, तो मतलब जितनी ये साइड √3 उतनी ही ये साइड आएगी, कितनी? √3। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, यानी कि भाई √3 का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √3 का आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार घर पे दोबारा ट्राई करना। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा भाई √3, और कितने एंगल पे आएगा? 180 + 30 दैट इज 210। 180 + 30, ये वाला एंगल मेजर करोगे ना एंटी क्लॉकवाइज में, तो √3 इन मैग्नीट्यूड एंड 210 इन मेकिंग एन एंगल ऑफ 210 डिग्री विद द फर्स्ट। समझे भाई? सबको समझ में आया? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक बार घर पे दोबारा ट्राई करना, तुम्हारी पूरी 9th-10th वाली ज्योमेट्री यूज हो जाएगी। ये है, 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड करना है। कितना आंसर आएगा? 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड करोगे। फिर यहाँ से 1 2 से ये √3 निकालना है, 30 निकालना। फिर 3 यूनिट आगे गया, वहाँ से ये 60 डिग्री बोलना, ये 1 बोलना, ये 1 बोलना, तो एंगल आ जाएगा 30-30। फिर ये रिजल्ट निकाल देना। तो मैं अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, एक बार दोबारा इसको घर पे ट्राई करना, फिर नहीं आता है तो मुझे कल बताना, हम दोबारा चलेगा भाई? तो इसको बोलते हैं भाई पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सिंपल से ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, और ये थोड़ा सा टफ। एक और क्वेश्चन कराऊं? एक और क्वेश्चन कराया जाए भाई? चलो, आ, कितने वेक्टर्स लें? 3 वेक्टर्स लें, या चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए। यहाँ से तुम्हें फिर थोड़ा आगे समझने में आएगा मैं ऐसा क्यों करा रहा हूँ। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। इज एट एन एंगल ऑफ 120। फाइंड द रिजल्टेंट। सिंपल हो गया भाई, कितना आएगा रिजल्टेंट? भाई दो दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा भाई अपना? याद है? कर चुके हो ना इस चीज को? तो दो वेक्टर्स है, कितना एंगल है? 120 एंगल है, तो इधर वाला एंगल कितना आएगा? यही आएगा रिजल्टेंट, यही है। हाँ, इधर वाला एंगल कितना आएगा भाई? ट्रायंगल। 60 डिग्री आएगा, तो ये वाले दोनों भी 60-60 आ जाएंगे। तो रिजल्टेंट क्या आएगा भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो क्या बन जाएगा भाई? रिजल्टेंट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? ए के बराबर आ जाएगी। जैसे हमने क्वेश्चंस करे थे भाई, इसीलिए मैंने तुम्हें जल्दी करवा दिया। लास्ट क्लास में उससे पिछली क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, है ना? करे थे ना इस तरह के। अब इसी पे आगे बिल्ड करने में कुछ क्वेश्चंस, चलेगा भाई सबको? इसी पे आगे बिल्ड करने कोई क्वेश्चंस? ये तो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी हमने करा था, ड्रॉ ड्रॉ करके भी करा था, मैथमेटिकली भी उससे भी, इक्वेशन से भी निकाला था। अब इसी पे आगे बिल्ड कर रहे हैं हम क्वेश्चन, इसलिए मैंने तुम्हें एक बार ये जवाब रिवाइज करवा दिया।
तो अगला है भाई 3 वेक्टर्स each of magnitude a makes an angle of 90 degree with the successive vectors। ठीक है, पहला वेक्टर सक्सेसिव वेक्टर्स का मतलब क्लियर है भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला वेक्टर बनाया तो अगला नहीं उसके 90 पे होगा, फिर अगला बनाया वो उसके 90 पे होगा, और ऐसे कितने वेक्टर्स हैं मेरे पास, 3 वेक्टर्स हैं, तो फाइनल रिजल्टेंट कितना है। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। करो भाई। 3 वेक्टर्स है, तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड करेक्ट है भाई। प्रद्युम्न, करण, निधि, करेक्ट है भाई। भाई बाकी सबको भी क्लियर हुआ कैसे करा इन्होंने। पहला वेक्टर ए, अगला वेक्टर, पहला वेक्टर ड्रॉ करा मैंने, अगला वेक्टर ड्रॉ करा भाई मैंने, फिर अगला वेक्टर मैंने ड्रॉ करा, फिर अगला वेक्टर मैंने ड्रॉ करा भाई। तो हर वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, पिछले वाले के साथ 90 डिग्री एंगल पे है। तो रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर कितना आया, ये आ गया भाई ए। तो स्क्वायर बन जाएगा, जैसे पिछली बार ट्रायंगल बना था, इस बार क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। कितना आएगा रिजल्टेंट, ए के बराबर। यस सकीना करेक्ट था भाई, आएगा भाई ए के बराबर रिजल्टेंट। अगला करो, ए ए ए, रिजल्टेंट भी कितना हो गया, फ्री टेल टू फ्री हेड ए। ये रिजल्टेंट भी कितना हो गया, फ्री टेल से फ्री हेड ए के बराबर। करेक्ट है ना। आगे बढ़ाया जाए। कंफ्यूजन नहीं। 4 वेक्टर्स लेते हैं, 4 वेक्टर each of magnitude a makes an angle of 72 degree with successive vector। 4 vector each of magnitude a makes an angle of 72 degree with successive vectors। Find the resultant vector। करो। तुम्हारे 9 10th के रिजल्ट यूज करके बना रहा हूँ मैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मैं याद नहीं करके आया, मैं क्वेश्चंस तुम्हारे 9 10th के रिजल्ट यूज करके बना रहा हूँ। तो रैंडम अप्रोच नहीं करो, सोचो ये क्वेश्चन कैसे बना हुआ है, क्या लॉजिक सिखाना चाह रहे हैं। 72 डिग्री कहाँ से आया है।
भाई देखो, ये पिछली बार कितना था, 3 वेक्टर्स थे, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम था, ए। तो ये 120 120 120 बना रखा है मैंने। तो मैंने क्या रखा है, इनको क्या बोलते हैं भाई, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं ना। मैंने 360 डिग्री एंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 360 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो रेगुलर पॉलीगन ट्राइंगल बन गया। 120 डिग्री एंगल आया भाई दो के बीच में, 120 डिग्री आ गया। फिर सर्कल के रेगुलर पॉलीगन याद है, सर्कल एक सर्कल जाता है भाई, इसको क्या करा भाई हमने, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, हर दो वेक्टर के बीच का एंगल सेम। 360 डिग्री एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 90 90 90, रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा। ये वाला भी एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री एंगल आएगा। वहां से आया है ये। ठीक है, ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन में उसको स्क्वायर बोलते थे, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते थे। यहाँ मैंने क्या करा है, 72 डिग्री कैसा आया है, 360 डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड करा, 5 पार्ट में डिवाइड करा, 72 डिग्री। तो ये रेगुलर पेंटागन बनेगा। अगर 5 वेक्टर्स होते तो रेगुलर पेंटागन बन जाता पूरा ना। तो अपने 4 वेक्टर्स तो हैं ऑलरेडी मेरे पास, एक वेक्टर, फिर 72 डिग्री पे दूसरा वेक्टर, फिर 72 डिग्री पे तीसरा वेक्टर, फिर 72 डिग्री पे चौथा वेक्टर। ठीक है, 1 2 3 4, 4 वेक्टर्स बन गए। अब ये तो पेंटागन बना हुआ है ना, तो पांचवा क्या होगा अपना, फ्री टेल से फ्री है, ये पांचवा है, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, पांचों बन के क्या बन जाएंगे भाई, रेगुलर पेंटागन बन गया। बस इसका जो लास्ट वाले का होगा, फ्री टेल टू फ्री हेड इस तरह। ठीक है, तो इसका भी रिजल्टेंट कितना आना है भाई, ये ही आएगा ना। ये बात समझ में आ रही है सबको, रेगुलर पेंटागन बनाए, इसका भी रिजल्टेंट कितना आएगा, एक के बराबर आएगा। नहीं आता ये सब, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ये स्क्वायर है, ये आता है, ये याद है सबको। ठीक, ठीक है भाई करण, बाकी सबको याद नहीं है। रेगुलर पेंटागन ये मैंने कोई कैसे किया, मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है भाई। 5 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 360/5, हर किसी के बीच में 72 डिग्री एंगल है, वही यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। जितना इधर एंगल आएगा उतना ही इधर एंगल रिफ्लेक्ट होगा। वो ऐसे बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा, तो ये अपना रिजल्टेंट आ गया। ये तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी, ए, गलत नहीं करना, एक और एग्जांपल लिखा रहा हूँ और क्लियर हो जाएगा। हेलो सर। हाँ, सर वो बाहर का आंसर 72 कैसा है? ये अभी बना देते हैं। भाई रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं ना, तो रेगुलर पॉलीगन में ये साइड और ये साइड सेम रहेंगी। रेगुलर पॉलीगन का यही खासियत है भाई, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो उसमें ये साइड और ये साइड सेम रहने वाली है। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तेरा, अगर ये एंगल 72 है, ना अगर ये वाला एंगल 72 है, ये वाला भी एंगल कितना आएगा, पहले तो 72 आएगा, है ना। अब तो ये वाला एंगल बता दे भाई, ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, या जनरल करें रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम रेगुलर पॉलीगन की भाई बात कर रहे हैं तो सिर्फ 72 क्यों, जनरल निकाल देते ना भाई जाके, जनरल अगली बार तुम बोलोगे फिर 60 कैसा आया, जनरल निकाल देते भाई। लेट्स से ये तेरा रेगुलर पॉलीगन में थीटा एंगल है, तो ये भी ए, ये भी ए, और ये वाली साइड भी है। रेगुलर पॉलीगन का मीनिंग तो यही है भाई, ये ऐसे जो बना रहे हो भाई, कि सेंटर से तुम वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे, डिस्टेंस सेम आना चाहिए, और ये वाली लेंथ भी सेम आनी चाहिए, है ना, हर किसी की। यही मीनिंग है रे, रेगुलर पॉलीगन। तो ये थीटा, तो ये दोनों एंगल कितने आने चाहिए, ये दोनों एंगल कितने आएंगे, बता भाई। थीटा प्लस ये दो जो दोनों एंगल हैं, इनको अल्फा बोल दो। थीटा प्लस 2 अल्फा 180 के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा कितना आएगा तेरा,
फाइव 180 माइनस theta point बाई 2 आ जाएगा इतना अल्फा। अब ये भी अल्फा और इधर से भी एंगल जब तू निकालेगा इधर से भी अल्फा ही बोलेगा ना, क्योंकि ये भी थीटा है, ये भी अल्फा, इधर से अल्फा इधर से भी अल्फा, सिमेट्री है भाई, रेगुलर पॉलीगन है। तो ये अल्फा तो अपना फाइनल जो एंगल है ये वाला, दिस एंगल विल बी पाई माइनस 2 अल्फा। भाई 2 अल्फा ऑलरेडी हो चुका है, टोटल एक स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 होता है ना। तो पाई माइनस 2 अल्फा कितना आ गया, थीटा आएगा। इधर एंगल थीटा है तो इधर से ये वाला भी एंगल कितना आएगा, थीटा ना। रेगुलर पॉलीगन में तो यानी कि अगर ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री था तो ये 90 आएगा। ये 120 डिग्री था यहाँ पे तो ये 120 आएगा। अब ये 72 डिग्री हुआ तो इधर से भी एंगल कितना आएगा, 72 डिग्री। उसका रिवर्स भी ट्रू है, ये 72 है तो ये वाला भी एंगल कितना आएगा, 72 आएगा। समझा। और लास्टली 5 vectors each have a magnitude of A and makes an angle of 60 degree with successive vectors. Find the resultant. करो, रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढ के बताओ भाई। भाई 5 वेक्टर्स हैं, पांचों के बीच का एंगल कितना है भाई, 60 डिग्री है भाई, पिछले वाले के साथ। ठीक है प्रद्युम्न, बाकी भी बताओ। यस यस, ठीक है, ठीक है भाई, आ गया ना सबको। यस, ठीक है। ये कितना आएगा भाई, वही अगेन सेम लॉजिक, 5 से डिवाइड करा था 72 आया। तो इस बार रेगुलर हेक्सागन बनाया होगा, 360 को 6 से डिवाइड करा होगा, रेगुलर हेक्सागन बनेगा। और हर किसी के बीच का एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ये वाला भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो अपना फाइनल रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, फ्री टेल टू फ्री हेड रेगुलर हेक्सागन। पूरा कर दिया तुमने रेगुलर हेक्सागन को, तो यानी कि अपने आर की वैल्यू कितनी, फाइनल रिजल्टेंट कितना, अर्नव आएगा, अर्नव भाई आएगा क्या, जल्दी बताओ, आएगा ये। हेलो, भाई नहीं आया बाकी सबका, अर्नव क्या कह रहे हो भाई, बाकी सबको नहीं आ रहा। हेलो भाई, ये 6 जनों ने आंसर दिया, बाकी सबको बताओ, पॉलीगन बनाना आता है भाई।
6 जनों ने तो बताया, अच्छा आ रहा है, ओके ओके ठीक है भाई। शदाब, श्रद्धा, तन्मय, तनय, बना सकते हो भाई पॉलीगन। देखो इसी तरीके से सोन इसको रिपीट करते चले जाओगे, ठीक है। पहली बार में तुमने क्या लिया, ट्राइंगल लिया, रिजल्टेंट ए आएगा 120 डिग्री, स्क्वायर होगा रिजल्टेंट ये आएगा 90 डिग्री, पेंटागन होगा रेगुलर पेंटागन रिजल्टेंट ये आएगा, रेगुलर हेक्सागन होगा, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन होगा रिजल्टेंट ये आ जाएगा। फिर 7 से डिवाइड कर देना, रेगुलर हेप्टागन वो आ जाएगा। 7 से डिवाइड करने के बाद हेप्टागन तो नहीं को बोलते, कुछ और बोलते हैं। फिर ऑक्टागन बोलते हैं, 8 से डिवाइड कर देना, ठीक है। ऐसी सो ऑन इसको आगे करते चले जाना, तो रेगुलर पॉलीगन्स बन जाएंगे, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन्स तुम्हारे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक। एक पॉलीगन की कंडीशन और तुमने बचपन में पढ़ी थी, वो मुझे और बता दो भाई। एक कंडीशन तुमने ये पढ़ी थी भाई, ये कोई भी तुम्हारे पास रैंडम पॉलीगन अगर है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन की बात नहीं कर रहा मैं, इसकी साइड लेंथ ए है, इसकी साइड लेंथ बी है, इसकी साइड लेंथ सी है, डी और ई, इनकी साइड लेंथ के बारे में तुमने एक कंडीशन पढ़ी थी। एक पॉलीगन को कब फॉर्म कर सकते हो, एक पॉलीगन पूरा कब बनेगा, अगर उनकी साइड लेंथ ए बी सी डी ई और ई है। अगर जो लार्जेस्ट साइड है, जो भी इनमें लार्जेस्ट साइड है ना, अगर लार्जेस्ट साइड छोटी हो गई, लार्जेस्ट साइड, ठीक है, लार्जेस्ट साइड इज लेस देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो भी लार्जेस्ट साइड है वो बाकी सबके सम से अगर छोटी है तभी पॉलीगन बन सकता है ना। पॉलीगन की भाई बेसिक कंडीशन क्या है, मेरे पास जैसे 5 स्ट्रेट लाइंस हैं, तो 5 स्ट्रेट लाइन से क्या पॉलीगन बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी भाई, जो भी मेरे पास लार्जेस्ट साइड है, उस लार्जेस्ट साइड की जो लेंथ है वो क्या रहनी चाहिए, लार्जेस्ट साइड जो है उसकी लेंथ जो है बाकी सारी साइड की लेंथ से छोटी रहनी चाहिए, है, जो भी लार्जेस्ट साइड है उसकी जो लेंथ है बाकी सारी साइड की लेंथ से छोटी रहनी चाहिए भाई, कंडीशन होती है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो, कोई भी ट्रायंगल बता दो मुझे, इक्विलेटरल बताओगे तो बाकी बाकी दोनों की साइड से तीसरी वाली साइड छोटी होगी, ऑफ कोर्स हम इससे कोई भी और ट्रायंगल लेके, कोई भी और केस लेके उठा के देख लो तुम, अगर पॉलीगन बन रहा है, रेगुलर पॉलीगन को ही देख लो, अगर पॉलीगन बन रहा है तो जो भी लार्जेस्ट है भाई, इसमें तो कोई लार्जेस्ट बचा नहीं है, कोई भी एक साइड लो वो बाकी तीनों के सम से छोटी होनी चाहिए। पॉलीगन का सबसे पहला बेसिक रूल यही है, क्लियर है ये बात। ऐसा क्यों आना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये सोचो ना, अगर लार्जेस्ट साइड बड़ी हो गई तो वो कभी इनको इन सबको सम करके जीरो कैसे होगा। देखो ए बी सी डी, अगर जो ई साइड है वो इन सबके सम से बड़ी हो गई तो इन पांचों को जोड़ के कभी ऐसा ऐसा बन सकता है स्ट्रक्चर, नहीं बन पाएगा ना। ये या तो उसके बराबर हो जाए इन सबके सम के, अगर सम के बराबर हो गई तो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन यहाँ मैच कर जाएगी, ठीक है, अगर सम के बराबर हो गई तो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ऐसे मैच कर जाएगी, ठीक है। अगर ज्यादा हो गई तो कभी मैच नहीं कर पाएगी ना, अगर भाई देखो इसके बराबर हो गया तो देखो ऐसे मैच कर जाएगा, जीरो आ जाएगा रिजल्ट, छोटा हो गया तो ऐसा बन जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो तुम कभी उनको मिला के जीरो नहीं कर पाओगे। पॉलीगन का बेसिक रूल क्या है, पॉलीगन बनाने का बेसिक रूल क्या है, द लार्जेस्ट साइड हैज टू बी लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द अदर साइड, ये पॉलीगन बनाने का बेसिक रूल है, ठीक है। पॉलीगन बनाने का बेसिक रूल है कि लार्जेस्ट साइड जो है बाकी सबके सम से छोटी होनी चाहिए, समझे। तो अब मुझे सपोज पूछा गया, भाई ये बात क्लियर है, 9 10th में था ये आई थिंक, या था या नहीं था मुझे पता नहीं है, तुम बताओ एग्री करोगे इस बात से या नहीं करोगे। जो भी पॉलीगन की लार्जेस्ट साइड होगी दैट साइड लेंथ शुड बी लेस देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द अदर साइड, तभी पॉलीगन बनेगा, अदरवाइज पॉलीगन नहीं बनेगा। नहीं,
एग्री नहीं करोगे इस बात से भाई? प्रद्युन, करेंगे सर। करण, यस ठीक है। तो भाई इस लॉजिक से लेके तुम मुझे अब क्या पूछोगे, इसमें एक इस तरीके का वेक्टर्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आगे जाके फिजिक्स में इतना कुछ उसका यूज नहीं है, पर ठीक है, चीजें हमें क्लियर रहनी चाहिए। क्या पूछ लेते हैं भाई कि मेरे पास जैसे अब 2 से ज्यादा 3 वेक्टर्स हैं, क्या उनका सम 0 होगा या उनका सम की वैल्यू कुछ और आ सकती है? मिनिमम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड द मिनिमम फाइंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड of resultant, find the minimum magnitude of resultant that can be formed using, find the minimum magnitude of resultant that can be formed using that can be formed from the following vectors. तुम्हें मुझे मिनिमम मैग्नीट्यूड बताना है भाई रिजल्टेंट का, ठीक है? मैं कुछ वेक्टर्स दे रहा हूँ, उनसे तुम्हें मुझे मिनिमम मैग्नीट्यूड बताना है कि भाई मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला मैंने ले लिया भाई 5 न्यूटन या 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 3 वेक्टर्स ले लिए मैंने, उनका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 वेक्टर्स मैंने ले लिए, उनका मैग्नीट्यूड कितना है? 3, 4 एंड 5। 3 वेक्टर्स ले लिए भाई मैंने, उनका मैग्नीट्यूड कितना है? 3, 4 एंड 5। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट आएगा उसका मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, ये पूछा गया है मुझसे, ठीक है। क्वेश्चन देख लो भाई, इन तीनों को जोड़कर, अब देखो हम सॉल्व तो कर नहीं सकते ज्यादा क्योंकि रैंडम कैसा भी हो सकता है, तो बस इतना मेरी बात सुन लेना। इस ऐसे कोई क्वेश्चन आए मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैक्सिमम पूछते तो तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना है, मैक्सिमम पूछते तो सबको एक साथ करोगे और ऐड कर दोगे। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई? 4 + 3, 12 आएगा। हाँ 12 आएगा। मैक्सिमम में तो तुम्हें किसी केस में नहीं सोचना, सबको एक साथ डायरेक्शन में करना और ऐड कर देना। मिनिमम में तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो मिनिमम में अब जब ये 3, 4, 5 लिखे होंगे तो तुम सबसे पहले जज करोगे क्या पॉलीगन बन सकता है इन तीनों से, क्या पॉलीगन इन तीनों से बन सकता है? तो तुम बोलोगे तो लार्जेस्ट साइड इज लेस देन द सम ऑफ अदर साइड्स, लार्जेस्ट साइड बाकी दोनों से छोटी है, तो इनसे एक पॉलीगन बन सकता है। पॉलीगन अगर बन गया, ठीक है, पॉलीगन अगर बन गया तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आ सकता है, ठीक है। मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 0। देखो पॉलीगन बन गया, तुमने कहा कि 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, ठीक है। ये तो भाई मुझे पता था इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, लेकिन अपना अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है कि पॉलीगन बन रहा है नहीं बन रहा है? पॉलीगन बन गया तो एक को इधर लेके जाओ, एक को इधर लेके जाओ, एक को इधर लेके जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि नेसेसरली ऐसा ही है, क्वेश्चन ये नहीं है नेसेसरली ऐसा ही है, मिनिमम पॉसिबिलिटी पूछी है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी की जब बात करोगे तो ट्राइंगल बन सकता है, ट्राइंगल बन सकता है मतलब जहां से स्टार्ट हुआ घूम के वहीं आ सकता है, जहां से स्टार्ट हुआ घूम के वहीं आ सकता है। तो मिनिमम रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? मिनिमम रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। मिनिमम रिजल्टेंट 0 की 0 आ जाएगा, ठीक है। जहां से स्टार्ट हुआ घूम के वहीं आ गया तो मिनिमम रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना, मैक्सिमम पूछा है सबको ऐड कर देना, मिनिमम पूछा है और पॉलीगन फॉर्म हो रहा है तो मिनिमम रिजल्टेंट 0 आएगा। कैसे जज करोगे पॉलीगन फॉर्म हो रहा है? लार्जेस्ट साइड शुड बी लेस देन द सम ऑफ अदर साइड्स। अगर ऐसा केस बन गया तो पॉलीगन फॉर्म हो रहा है। हाँ, और वैसा नहीं हुआ तो मिनिमम 0 नहीं आएगा। फिर क्या आएगा उसका डिस्कशन अभी 2 मिनट में करते हैं, पहले ये क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लो भाई, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालने हैं अब अगले एग्जांपल में, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम तुम्हें दोनों बताने हैं मुझे। 10, 10, 10
तीन वेक्टर्स हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड 10 10 10 है। मैक्सिमम कितना आएगा और मिनिमम कितना आएगा? मैक्सिमम रिजल्टेंट, मिनिमम रिजल्टेंट। यस, करेक्ट है भाई, दोनों का करेक्ट है। यस, नहीं, लास्ट वाला गलत हो गया मीनाक्षी, मिनिमम वाला जल्दी में शायद गलत कर दिया। देखो मैक्सिमम कितना, तीनों को एक साथ लिख दोगे 10 किया आ जाएगा। मिनिमम कितना? यस, मिनिमम कितना, क्या पॉलीगन बन रहा है, क्या लार्जेस्ट साइड बाकी दोनों के सम से छोटी है छोटी, तो पॉलीगन बन जाएगा। पॉलीगन बन गया तो रिजल्टेंट कितना आएगा भाई? ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो जहां से स्टार्ट करा घूम के वहीं आ जाएंगे, घूम के वहीं आ गए तो मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। 0। अगर पॉलीगन बन गया तो मिनिमम रिजल्टेंट 0 है भाई, कैसा भी पॉलीगन हो। अगला एग्जांपल बताओ। 20 20 10, मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा? मैक्सिमम रिजल्टेंट, मिनिमम रिजल्टेंट। यस, 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 ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। 20 20 10 50, क्या बनेगा पॉलीगन? बिल्कुल बनेगा। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। 10 इधर आया, 20 ऊपर, 20 नीचे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, मिनिमम रिजल्टेंट विल बी 0। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन के आएगा, द मिनिमम रिजल्टेंट विल बी 0। अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। पाँच, 10, 15, 20, मैक्सिमम मिनिमम।
5, 10, 15, 20, मैक्सिमम रिजल्टेंट 50 हो गया है ना, मैक्सिमम रिजल्टेंट 50 हो गया भाई। फिर मिनिमम, तो लार्जेस्ट साइड ले लो भाई मिनिमम के लिए 20, लार्जेस्ट साइड इज लेस देन द सम ऑफ अदर साइड्स, यानी कि 15, 10, 5 बन सकता है भाई, पॉलीगन बन गया 5, 10, 15 भाई 25, 25 और 5 30 ना, बन गया। मिनिमम कितना आएगा, 0 आएगा, पॉलीगन बन गया। 0। या पॉलीगन बन गया भाई, किसी ने 15 लिखा था, एक बार देख लो प्रद्युम्न। हाँ सर। 0 आएगा भाई, या मिनिमम 0, पॉलीगन बन गया, पॉलीगन बन गया तो तुमको बनाना है इसको, ठीक है। इज देयर अ पॉलीगन पॉसिबल, पॉलीगन बन रहा है, लार्जेस्ट साइड को एक तरफ रखो, बाकी सबका सम अगर ज्यादा आ रहा है तो ऐसा बन जाएगा पॉलीगन, पॉलीगन बन गया तो मिनिमम रिजल्टेंट इज 0। और इसी क्वेश्चन में अगर सपोज ये हो गया होता, इतना क्लियर है ना, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो गया होता कि कितना 5, 10, 15, 20 की जगह 40 होता, तो मैक्सिमम में तो कोई इशू नहीं आता, मैक्सिमम तो तुम सीधा सबको ज्वाइन करते, ठीक है। कितना आता मैक्सिमम, 70 आ जाता ना, मैक्सिमम में तो कोई इशू नहीं आता। लेकिन अब जब तुम पॉलीगन बनाने की कोशिश करते तो पॉलीगन ही नहीं बनेगा। देखो 40 हो गया, अगला कितना है, 5, 10, 15, 35 है ना। तो अगर मैं इसको कैसा भी कोशिश कर लूं, 10, 5, जब ये सीधा होके ही इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो उठ के कंप्लीट कर पाएगा क्या? अगर मैंने इसे ऊपर उठा दिया, उठा के तो और छोटा हो जाएगा ना, उठा के कैसे कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है सबको, अगर लार्जेस्ट साइड जो है बाकी सबके सम से छोटी है तो पॉलीगन बन जाएगा, अगर तो मिनिमम रिजल्टेंट तुम्हारा 0 पॉसिबल है। लेकिन अगर लार्जेस्ट साइड तुम्हारी क्या हो जाए, बाकी सबके सम से ज्यादा हो जाए, तो स्ट्रेट होने के बाद भी वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो जब मैं ऊपर उठाऊंगा तो कैसे हो जाएगा, तो पॉलीगन नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में मिनिमम रिजल्टेंट कितना आ जाएगा भाई, किसी ने पूछा था अगर छोटी ना हो तो क्या करना है, तो लार्जेस्ट साइड को एक तरफ रखना, बाकी तीनों को पीछे रखना, कितना आ गया मिनिमम, 10 न्यूटन आई थिंक, 10 आ जाएगा। ऐसे केस में क्या करना भाई, जब पॉलीगन ना बन रहा हो, या जब पॉलीगन ना बन रहा हो तो एक साइड रखना लार्जेस्ट साइड, बाकी सबको अपोजिट करना और फिर रिजल्टेंट निकाल देना। जब पॉलीगन बन रहा हो तो रिजल्टेंट को 0 रखना, ठीक है। जब पॉलीगन बन रहा हो तो रिजल्टेंट को 0 रखना। तो एक लास्ट एग्जांपल दे दूं तुम्हें, बताएंगे बताएंगे भाई साहब, है ना। एक लास्ट एग्जांपल दे देते हैं, देख अर्नव कुछ पूछ रहे थे या क्लियर है? क्लियर है ना, 5, 10, 15, 10, 20, 30, 40, 10, 30, 60, 120, करो भाई, मैक्सिमम और मिनिमम बताओ दोनों केस में, मैक्स मैक्स, मिनिमम मिनिमम। 10 कैसे आया, ये देखो ना 10 आया ना यहाँ से, ये आया तो सही। 40 आगे, माइनस कर 15, माइनस कर 10, माइनस कर 5, तो 40 में से 30 माइनस कर दे 10 आ जाएगा ये, 40 में से 30 माइनस कर दे 10 आ जाएगा। अब जब तू इसको उठाएगा तो और बढ़ेगा ही रिजल्टेंट, इससे छोटा कभी नहीं आएगा, ठीक है, इससे छोटा कभी नहीं आएगा। करो भाई इसको सॉल्व करो।
भाई पहले वाले का कितना आएगा, मैक्सिमम कितना, 10 20 30 40, मैक्सिमम कितना आ गया 100, मिनिमम कितना आएगा भाई, लार्जेस्ट साइड लिखो 40, बाकी सबके सम को चेक करो इससे ज़्यादा है या छोटा है, तो 40 30 20 10, बाकी सब ज़्यादा है, तो मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। भाई ये आ रहा है सबका 0 फर्स्ट केस का, सबका नहीं आया है भाई, कुछ कुछ जिन्होंने अलग आंसर दिया है, देख लो एक बार। अर्नव ने मेनली अलग, अर्नव तुम बताओ भाई, बाकी सबका तो आया है। अर्नव भाई बताओ भाई, पहले वाले का आएगा। हाँ सर। ठीक है, अगले लास्ट चेक करो। ठीक है, सकीना मिनिमा दोबारा देखो, बाकी सबका करेक्ट है। भाई देखो मैक्सिमा कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दोगे, 220 आ रहा है मैक्सिमा। मिनिमा कितना आएगा, लार्जेस्ट साइड को एक तरफ रखो और बाकी सबके सम को चेक करो, 90 और 10, 100 होता है, नहीं जा रहा उससे ज़्यादा नहीं हो रहा, ज़्यादा नहीं हो रहा मतलब 60 पीछे आएगा, 30 पीछे आएगा, 10 पीछे आएगा। अब इससे और ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते ना तुम, ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते, तुमने ऐसे टेढ़ा करा तो और छोटा ही होगा, ये रिजल्टेंट बढ़ेगा ही। तो ये मिनिमम रिजल्टेंट कितना आएगा तुम्हारा भाई, 120 माइनस ये पूरी क्वांटिटी, 120 माइनस पूरी क्वांटिटी करोगे कितना हो जाएगा, 20 बचेगा भाई, है ना, आएगा भाई सबका। तो पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का बेसिक एग्जांपल्स ये हैं, बाकी तो जैसे जैसे हम फिजिक्स में करते जाएंगे इसको समझाते जाएंगे। इतना क्लियर है भाई, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का हमने फॉर्मूला भी लिखा है, एंगल भी लिखा है, सब लिखा है, फिर उसके बाद डायग्राम ज्योमेट्री से भी करा है। पॉलीगन रूल में हमने भाई मल्टीपल वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं थोड़ा सा समझ लिया, उसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं लिखा है, ना ही लिखना है ना ही याद करना है, इसी तरीके से उसको बनाना है। ठीक है, तो भाई अपना पहला पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, पहला पार्ट खत्म हो चुका है। अब अगला पार्ट इंपॉर्टेंट है, अगले पार्ट पे ही पूरा आगे का बिल्ड है, ठीक है, अगला पार्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अगले पार्ट पे आगे का काफी कुछ रहेगा। ठीक है, तो इसको हटा दो भाई, किसी को डाउट नहीं है अभी तक हमने जो पढ़ा है वेक्टर्स में, सिंपल है। एक बार अच्छे से रिवाइज करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। पहला पार्ट वेक्टर्स का खत्म हो गया है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर्स के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर सकते हो, तत्व से कर दो। अपलोड तो तुम बोलोगे तो वो मैं बाद में ही कर पाऊंगा, मिक्स है मेरे पास तो क्वेश्चंस, अपलोड भी मैं कर सकता हूँ लेकिन बाद में ही करूँगा। तुम तत्व से स्टार्ट कर सकते हो भाई, कौन से वाले क्वेश्चंस करने होंगे वो तुमको क्लियर ही है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा पूरा तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा बेसिक आइडिया रख लेंगे, पूरा तो नहीं कवर हो पाएगा। कर देना स्टार्ट, किसी को डाउट नहीं है। जब हमने वेक्टर्स पढ़ा था हमने एक लास्ट टर्म डिफाइन करी थी, यूनिट वेक्टर, लास्ट में मैंने लिखा था एक यूनिट वेक्टर, याद है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका सोल पर्पस सिर्फ क्या हो, एक स्पेस में पॉइंट करना, है ना, स्पेस में पॉइंट करना किसी डायरेक्शन की तरफ, उसको हमने क्या लिखा था भाई, यूनिट वेक्टर लिखा था। मतलब हमने लिखा था कि किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है,
डायरेक्शन होता है। तो जो डायरेक्शन को बताता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या यूनिट वेक्टर बोलते हैं? तो एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखने था? ऐसे लिखते हैं भाई मैग्नीट्यूड को, इस तरीके से, इस सिंबल के साथ, याद है? इस सिंबल के साथ मैग्नीट्यूड को लिखोगे। यूनिट वेक्टर को क्या बताया था भाई, कैसे लिखना है? ए बनाना है और उसके ऊपर क्या कर देना है? कैप बना देनी है। तो ये ए कैप, ए कैप क्या हो गया अपना? यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का सोल पर्पस क्या था? टू पॉइंट इन अ डायरेक्शन ऑफ स्पेस। इट्स सोल पर्पस इज टू point in a direction of space, that is it gives direction only। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है ये यूनिट वेक्टर। तो हमने एक वेक्टर को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई, जैसा हम ज्यादा अभी तक हम पढ़ चुके थे, जैसे हम कन्वीनियंस जैसा हमें कहता है, जैसा ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड को अलग लिखा मैंने, डायरेक्शन को अलग लिखा। तो जिसका जो सिंबल रहेगा यूनिट वेक्टर का, ठीक है, उसका सिंबल ए कैप रहेगा। क्या रहेगा भाई एक यूनिट वेक्टर? सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, यानी कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो सिर्फ क्या बचेगा? यूनिट वेक्टर बचेगा, जो सिर्फ हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है ये बात? यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होगी, फिर यूनिट नाम क्यों दे रहे हैं उसको? मतलब उसका बोल देते हैं मैग्नीट्यूड 1 है, 1 इज ऑल्सो नोन एज यूनिटी ना, उसका कोई यूनिट नहीं है। देखो ऊपर भी जो यूनिट होगी और जब मॉड निकालोगे उसकी जो यूनिट होगी यूनिट कट जाएगी। सिर्फ क्या बता रहा है? ये डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर है ये बात? एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, नॉर्मल स्केलर डिवीजन, तो जो क्वांटिटी बचेगी वो सिर्फ हमें क्या बताएगी? यूनिट वेक्टर बताएगी। यूनिट वेक्टर बताएगी, समझे? यूनिट वेक्टर बताएगी भाई, सिर्फ जो क्वांटिटी बचेगी यूनिट वेक्टर बताएगी। अब इसका यूज कहाँ करेंगे हम? ठीक है, यूज कहाँ करेंगे भाई? देखो अभी मेरे पास इशू क्या आएगा, अभी मेरे पास सबसे बड़ा इशू क्या है भाई? अब हमने वेक्टर को समझ गए हम, ठीक है, वेक्टर को ऐड करना हम लिख लिया है। लेकिन वेक्टर को ऐड करना सीख गए हैं, वो अच्छी बात है, पर वेक्टर को अभी हमने इक्वेशन में यूज करने लायक नहीं बनाया है, क्योंकि इक्वेशन में तो भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इनमें ज्यादा फेमिलियर है ना। तो अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की टर्म्स में तो लिखा ही नहीं है मैंने। भाई वेक्टर को भाई हम जो पूरा पढ़ेंगे आगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ऐसे करके पढ़ेंगे ना, तो वेक्टर को यूज तो मैं तब करूंगा ना जब मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की टर्म्स में उसको लिख पाऊँ। अभी मेरे साथ इशू क्या आएगा? अभी जितना मैंने पढ़ा है, अगर मैंने सिर्फ उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट कर दी, तो तुम मुझे अभी बोलोगे भाई जैसे इसका मैग्नेट लेंथ 5 है और ये लेट से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वेक्टर ए है। तो तुम मुझे अब इसको, अब तुमने फिजिक्स बिना आगे पढ़े समझा स्टार्ट कर दिया, तो तुम अभी मुझे बोलोगे कि वेक्टर ए इज 5 यूनिट इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with x-axis in anti-clockwise direction। ठीक है, वेक्टर ए इज 5 यूनिट इन मैग्नीट्यूड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with x-axis in anti-clockwise direction। सही है? वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with x-axis in anti-clockwise direction। ऐसा लिखोगे इतना बड़ा स्टेटमेंट, तब जाके तुम पूरा मुझे बता पाओगे ना। और कौन से प्लेन में, ये भी लिखना पड़ेगा इन द एक्स वाई प्लेन, तब जाके तुम सामने वाले पर्सन को एग्जैक्टली बता पाओगे भाई वेक्टर ए कहाँ पे है और कैसा है। अगर तुमने उसको ड्रॉ करके नहीं दिया तो, और तुम्हें सिर्फ लैंग्वेज में लिख के बताना है, तो तुम्हें पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि वेक्टर ए is 5 unit in magnitude and it makes an angle of 30 degree with x axis in anti clockwise direction। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, सिर्फ 30 डिग्री भी लिख के काम नहीं चलेगा,
वो भी लिखना पड़ेगा। और आगे भी अगर पर्टिकुलर लिखना चाहो इन द एक्स वाई प्लेन, ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना बड़ा तुम इसको लिखोगे, क्या इक्वेशन में लिखने लायक है ये स्टेटमेंट? नहीं है। इक्वेशन में लिखने लायक बनाएंगे ना हम, ताकि हम कुछ कुछ ऑपरेशंस करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, हम इक्वेशन में लिखने लायक उसको प्रॉपरली हमें लिखना है। ठीक है, इस तरीके का स्टेटमेंट इक्वेशन में यूज करने लायक नहीं है। क्लियर तो हो गया सामने वाले को, पर इतना इक्वेशन में यूज करने लायक नहीं है। इसको और बेटर करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, इसको और बेटर करा जाए। समझे इस बात को? इसको हमें क्या करना है? और बेटर करना है। तो इसको और बेटर करने के लिए तुमने मुझे क्या बोला भाई कि ऐसा करो। किसी ने कहा कि यार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मेंशन मत करो। ठीक है, हाँ ये भी बोल सकते हैं भाई। इसने बोला भाई वेक्टर ए को ऐसे भी बोल सकते हैं, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो भी ठीक है। पर वो इक्वेशन में यूज करने के लिए बेटर स्टेटमेंट नहीं है। इतना बड़ा स्टेटमेंट कोई होता है? इक्वेशन याद करो अपनी कैसी होती है, सिंपल सिंपल सी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन है ना। उसमें ऐसा बड़ा स्टेटमेंट कोई यूज करेंगे? तो एक कन्वेंशन बना दिया गया है कि भाई अगर नहीं लिखा हुआ है डायरेक्शन, जैसे वो याद है तुम्हें, सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री में लिखा था, एंगल प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंगल माइनस है तो कौन सा है? क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को तो तुमने वहां से हटा दिया। तुमने बोला प्लस एंगल लिखा हुआ है मतलब इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस लिखा होता तो इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्टैंडर्ड कन्वेंशन यूज कर लिया। ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या होगा, तुम बोलोगे कि हमने स्टेटमेंट कम कर दिया। ठीक है, एग्री करते हैं, स्टेटमेंट कम हो गया, पर उतना अच्छा स्टेटमेंट ये अभी भी नहीं है, लिखने लायक नहीं है। या लिखने लायक नहीं है, उतना अच्छा स्टेटमेंट ये अभी भी नहीं है। बाकी हाँ +30 और -30 लिख के थोड़े से लाइन कम जरूर हो गई है। ठीक है, फिर ये कैसे लिखें, किसी ने क्या करा भाई इसको, ये जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, मैं बस उसका तुम्हें ओवरव्यू बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से इसी में कंटिन्यू करेंगे। भाई किसी ने कहा कि चलो छोटा करना है इसको, छोटा ऐसा करते हैं भाई, ये 5 यूनिट है और ये 30 डिग्री एंगल है ना, ये 5 यूनिट है और ये 30 डिग्री एंगल है। ये वाला कितना आएगा भाई? ये वाली रैंक कितनी आएगी? ये वाली रैंक cos 30 भाई, ये हो गया ओ ए बी बोल देते हैं। cos 30 विल बी ओ बी बाय 5। तो ओ बी कितना आ गया? 5 cos 30 आ गया भाई। ओ बी कितना आ जाएगा? 5 cos 30। 5√3/। हाँ, फिर sin 30 कितना होगा? ए बी बाय 5, यानी कि ए बी विल बी 5 sin 30। हाँ अर्नव, वो करेक्ट है, उसके लिए मना नहीं कर रहे। अब और एक बेटर तरीका देख रहे हैं कि भाई ये 5 cos 30 हो गया और ये 5 sin 30 हो गया। ठीक है, ये 5 cos 30 हो गया, ये 5 sin 30 हो गया। समझे? इसको मैंने क्या लिखा भाई, इधर वाले को 5 cos 30 और इधर वाले को क्या लिख दिया? 5 sin 30 लिख दिया। ठीक है? इधर वाले को लिखा भाई मैंने 5 cos 30 और ऊपर वाले को क्या लिखा? 5 sin 30 डिग्री लिखा। फिर अब कोई पर्सन मुझे बोल सकता है कि ए वेक्टर इज 5 cos 30 along x axis प्लस 5 sin 30 along y axis। इसको भी हम आगे जाके बहुत छोटा कर देंगे, अभी के लिए इतना लिखो। इक्वेशन में लिखने लायक थोड़ा सा बना है, और इसको भी आगे जाके हम बहुत ही सिंपल सा एक एक्सप्रेशन बना देंगे फाइनली। तो अभी हमें लेकिन पहले दो चीजें सीखनी है। अब देखो मैं तुमने रिजॉल्व कर दिया, उसको चेंज कर दिया वेक्टर को। वेक्टर को इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की जगह तुमने एडिशन की हेल्प से मुझे बोला इट इज 5 cos 30 along x axis एंड इट इज 5 sin 30 along y axis। तो अगली 2-3 क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एक तो पहले इसको समझेंगे, ये 5 cos 30 और ये 5 sin 30 क्या है। ठीक है, कैसे लिखना है ये 5 cos 30, क्या हर बार मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा या कोई एक जनरल रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तो भाई हम इसी पर डिस्कशन करेंगे पूरा, ये 5 cos 30 और 5 sin 30 क्या है, कैसे आए।
ये जो ट्रिग्नोमेट्री लिखा है इसी पे बेस्ड मल्टीपल एग्जांपल्स करेंगे। फिर उसके अगली क्लास में अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ ताकि ये वर्ड्स खत्म हो जाए। इक्वेशन में कभी वर्ड्स नहीं होते ना, अल्फाबेट्स नहीं होते, क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो इसकी जगह क्या करेंगे, हम सिंबल यूज करेंगे। समझे इतना? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे भाई 5 cos 30 5 sin 30, इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट क्लास की हमारी हेडिंग है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और फिर उसके बाद हम करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस को प्रॉपर्ली। और तुम आज क्या करोगे, तुम आज भाई यहाँ इससे पहले 17 स्लाइड तक पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना। 17 स्लाइड तक, आगे का नहीं भी करा तो चलेगा मुझे, हम आगे वाले को पार्ट को तो अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 17 स्लाइड तक लेकिन अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देना भाई तत्व से। ठीक है, करके लाओगे भाई?